Okay, so let us begin. Is the screen visible to all? स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? Yes, yes. Yes, sir. ओके, सो यू सी क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस करते हैं हम, देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस के अंदर में द क्वेश्चंस विल बी सब्जेक्टिव इन द सेंस कि आपको उसमें थ्योरी वगैरह ज्यादा लिखनी है ना, केस लॉ उसमें नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हालांकि जब आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें फिर आप केस लॉ भी लिखने के लायक हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है और स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है जूरिस्प्रूडेंस समझने में, तो देयरफॉर उसमें इतना ज्यादा भी आपको अभी नॉलेज नहीं हुआ होगा कि आप लोग केस लॉ उसमें ऐड कर सके। बट यू सी जितने भी जजमेंट्स दिए जाते हैं, लैंडमार्क जजमेंट जितने भी होते हैं कोर्ट के अंदर, सारे के सारे केसेस में जूरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल होता है। सो आइदर नाउ और लेटर यू हैव टू कीप कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट इफ यू आर गोइंग फॉर लिटिगेशन। जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको अभी या लेटर आपको कमांड करना ही पड़ेगा इस सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि आपको लिटिगेशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस तो आपको आना ही चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली ऑल योर आर्ग्यूमेंट्स जो कि लैंडमार्क जजमेंट बनाएंगे इज बेस्ड ऑन द जूरिस्प्रूडेंशियल एनालिसिस ऑफ द मैटर। ठीक है, तो इसीलिए आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको जूरिस्प्रूडेंस से ही आएगा। तो जूरिस्प्रूडेंस आप अभी पढ़िए चाहे बाद में पढ़िए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि आपको अभी पढ़ना है या बाद में पढ़ना है, दैट इज योर विश। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी तो वहां पर जूरिस्प्रूडेंस का इंपॉर्टेंस एग्जाम निकालने के लिए नहीं है, लेकिन जब आप जज बनकर बैठेंगे तब आप बिना जूरिस्प्रूडेंस के कोई जजमेंट पास ही नहीं कर सकते। ठीक है, एक लिमिट के बाद आपका जज मतलब जूरिस्प्रूडेंस जो है वो आएगा ही आएगा, उसके नीचे आप रहते हैं तो ही नहीं आता। इसीलिए जो लोअर कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं शायद वहां पर उनको जूरिस्प्रूडेंस की जरूरत नहीं पड़े, बिकॉज दे हैव टू स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट द लॉ या फिर स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट द फैक्ट कि किस तरीके से वहां पर इशू में क्या होना चाहिए। बट एज यू गो हायर, जैसे जैसे आप हायर जाते जाते हैं हायर जुडिशरी में, वहां पर तो जूरिस्प्रूडेंस का आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस को आप हल्के में नहीं लीजिए, बहुत ही ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर लॉ के अंदर कुछ है तो दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। अदरवाइज देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ। लॉ का मतलब ही नहीं बनता है बिना जूरिस्प्रूडेंस के। ठीक है, तो अगर टफ लगता है अभी तो इट इज सजेस्टेड कि थोड़ा टाइम दीजिए उसको, बार बार पढ़िए एक ही चीजों को, तब आपको समझ में आएगा। खैर, तो आईपीसी के अंदर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर में आपको ईयर वगैरह सब मेंशन है। स्टार्टिंग में कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन है हर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं और आप अपना आंसर हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्यों बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी बार कुछ चेंज कर दे ये लोग सिस्टम। और जैसे फैमिली लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, तो फैमिली लॉ के अंदर में आपको बोल दे कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में से एक कंपल्सरीली आपको करना है। अब अगर ऊपर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप कोई भी 4 क्वेश्चन करते हैं अगर, और उस चारों को आप हिंदू लॉ से करके आएंगे तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि जो चौथा क्वेश्चन होगा वो आपको चेक नहीं किया जाएगा। बिकॉज स्ट्रिक्टली इट हैज बीन मेंशन्ड कि 1 क्वेश्चन एटलीस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट फ्रॉम द मुस्लिम लॉ सेक्शन। इसीलिए ये 4 लाइन आपको पढ़ने बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, नाउ यू सी the first thing that you have to do before reading the entire question, ये काफी लंबा क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे लास्ट स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन का वो पढ़ना है। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डिसाइड करने के लिए। कैन यू सी दैट? इसमें आपसे बोला जा रहा है कि यू हैव टू डिसाइड। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा डिस्कस, है ना? तो जहां पर भी डिस्कस किया हुआ है, लिखा हुआ है, वहां पर आपको डिसीजन नहीं देना है, वहां पर आपको डिस्कशन करके कंक्लूजन देना होता है। लेकिन जहां पर भी आपको डिसीजन देना है वहां पर आप कंक्लूजन नहीं दीजिएगा, आप डिसीजन दीजिएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा दैट फ्रेम आर्ग्यूमेंट्स। आपके पास एक आदमी आया है जो कि आप उसके वकील के तौर पर आपको हायर करना चाहता है। सो नाउ यू सजेस्ट दैट इन व्हाट मैनर दैट पर्सन कैन गेट द बेनिफिट ऑफ लॉ।
तो आपको वहां पर क्या करना है, सजेशन करना है। अब सजेशन वाले क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, सजेशन वाले क्वेश्चन में यू विल सजेस्ट हिम दैट व्हाट ऑल लॉज आर देयर इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया रिगार्डिंग दैट मैटर, जो कि वो आपके पास लेकर आया है, उसका थ्योरी लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसको आप बताइएगा कि अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट में कुछ कहा गया था तो फिर वो भी आप उसको बताइएगा क्या कहा गया था, इन वन पैराग्राफ ओनली, ठीक है। वो सारी चीज आप लिखेंगे इन बिटवीन योर आंसर। और लास्ट में आपका जो फैक्ट्स है, उस फैक्ट के ऊपर जो भी आपका लैंडमार्क यानी लीडिंग केस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैंडमार्क एंड लीडिंग केस लॉ। लैंडमार्क केस वो होता है जो कि अपने तरीके का सबसे बेस्ट केस है, लीडिंग केस वो होता है जो कि आपके फैक्ट से मिलता जुलता केस है, दैट इज नोन एज द लीडिंग केस, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैक्ट्स आपके दे रखे होंगे उनसे जिसका फैक्ट मिलता जुलता है वो आपका लीडिंग केस बन जाएगा, ठीक है। लैंडमार्क केस आपको हर आंसर में लिखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज लीडिंग और नॉट, बट लीडिंग केस मस्ट बी रिटन ओनली इन दोज केसेस जहां पर कि आपका फैक्ट जिससे मिल रहा है सिर्फ उसी केस को आप लिखिएगा लीडिंग केस लॉ, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं। तो सबसे पहले आप लास्ट लाइन पढ़िएगा कि आपको क्या कह रहा है। अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन में आपको लेकर जाऊं तो सब में ऐसा नहीं रहता है। यहाँ भी देखिए दूसरे वाले में भी क्या कह रहा है कि डिसाइड विद द हेल्प ऑफ लीगल प्रोविजंस एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट। देन द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि while others were engaged in beating up, she stole some jewelry in cash from अच्छा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, अच्छा ये स्टार्टिंग में ही है। Is mens rea necessary for all crimes? State the instances in which mens rea can be excluded in fixing the liability. तो ये क्वेश्चन आपका डिस्कशन के ऊपर है। यहाँ आपको इन दो क्वेश्चंस के लिए कहीं भी डिसाइड नहीं लिखा है, लेकिन फिर एक आपको सिचुएशन दे दिया है, उस सिचुएशन में आपको डिसाइड करने कह रहा है। यानी कि इस सिचुएशन में आपको जो भी आपने ऊपर लिखा अभी कि मेंस रिया जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, नेसेसरी है और कुछ सर्कमस्टांसेस में एक्सक्लूड भी किया जा सकता है, वो बता दिया जब आपने। अब जो भी आपने वहां बताया है उसी का इस्तेमाल करके जो यहाँ पर गिवन फैक्ट्स है उस फैक्ट को आप डिसाइड करिएगा। तो फैक्ट को डिसाइड करने से पहले आपको फैक्ट का इशू फ्रेम करना होता है। wherever you will write the decision you have to frame the issue, आपको इशू फ्रेम करना है, ठीक है। इशू फ्रेम किए बिना कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक पता ही नहीं है कि क्या डिसाइड करना है तब तक आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। सो यू हैव टू डिसाइड इन दिस केस बाय द हेल्प ऑफ इशू। देन वी कम टू नो कि इशू इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। पहले तो आपका जो थ्योरी है वो आपका इंपॉर्टेंट है, दूसरा इशू फ्रेम करना। उसके बाद देखिए नीचे के क्वेश्चंस में भी डिसाइड एंड सपोर्ट यही लिखा हुआ है। डिसाइड ये भी वही है, डिसाइड यानी मैक्सिमम जगहों पर आपको डिसाइड ही मिलेगा लिखा। अब ये लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, विल द एक्यूज पर्सन बी हेल्ड लायबल फॉर रेप, इसमें भी आपका डिसीजन ही देना है, क्योंकि हेल्ड लायबल तो कोर्ट में ही होता है। तो ये सारे केसेस में आपको डिसीजन ही देना है। बट जैसे जैसे आप अलग अलग पेपर्स को एनालाइज करेंगे यू विल फाइंड कि हर जगह पर आपको डिसाइड करने के लिए नहीं कहेगा, कहीं पर आपको आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए कहेगा, कहीं पर आपको डिसाइड करने के लिए कहेगा, कहीं आपको डिस्कस करने के लिए कहेगा। तो जो जो पूछा है वही आपको आंसर करना है, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे। नाउ यू सी दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सी दैट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए। जनरली ऐसा होगा कि वंस द एग्जाम स्टार्ट, जैसे ही 10 बजे का आपका पेपर अपलोड होगा, आप में बहुत हड़बड़ी रहेगी। हड़बड़ी नहीं करिएगा, रीड द क्वेश्चन वेरी 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 शांत तरीके से, बहुत शांतली से आप उसको क्वेश्चन को पढ़िए। और क्वेश्चन को पढ़िए इस तरीके से कि आप एक मूवी देख रहे हैं, उस तरीके से आप पढ़िए। अब मूवी के सामने जो जो चीजें आपने देखी उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर को लिखने के लिए, ये आपको अब सोचना है, ठीक है। क्योंकि ये जो कहानी बनाया गया है ये कहानी एक मूवी का हो सकता है। तो मूवी के तौर पर यदि देखिएगा तो हो सकता है कि आपको ज्यादा पॉइंट्स आ जाए आपके मन में अपने आंसर को लिखने के लिए। राधे हैड नॉलेज दैट जनरली द डिसीज्ड जे, अ ज्वेलर, used to return home from his shop at around 8 p.m. with the daily sale proceeds. इसमें आपको तीन चीज बता रहा है, पहला स्टेटमेंट में तीन चीज बता रहा है। पहला ये है कि राधे नाम का एक आदमी है जो कि
जे पर हमेशा नजर रखता है कि जे जो है वो हर दिन रात को 8 बजे घर लौटता है। ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या बता रहा है कि जब वो घर लौटता है तो वो डेली सेल प्रोसीड्स मतलब उस दिन की जितनी कमाई हुई है उसको वो साथ में लेकर लौटता है। ठीक है, ये दूसरा चीज बताया हुआ है। तीसरा चीज ये बताया हुआ है कि जे जो है उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि डिसीज लिखा है ना। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। अब इसको कहानी के जैसा आप कैसे एनालाइज करिएगा। मूवीज में दिखा रहा है कि एक आदमी हर दिन दुकान बंद करके जाता है और दूसरा आदमी उसको देखता है, अच्छा इतने बजे जाता है, टाइम देखता है, घड़ी देखता है। ठीक है, और वो डेली नोट करता है। अब ऐसे सिचुएशन में वो डेली आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि उसको देखकर नोट करता होगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि वो उस पर नजर इसलिए रख रहा है कि वो उसका पैसा चुराकर भागना चाहता है किसी दिन मौका पाकर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो हो सकता है उस पर उसका गार्ड करने के लिए उस पर नजर रखता हो, है ना, कि उसका वो गार्डिंग कर सके कि कोई उसका पैसा चुरा कर ना भाग जाए। तीसरा चीज ये हो सकता है कि उसने हो सकता है उधार लिया हो और वो देखता रहा हो कि डेली ये पैसा लेकर जा रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास पैसा है, तो मैं मौका पाकर इससे बोलूं कि भाई मेरा उधार चुकाओ। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हमें उन पॉसिबिलिटीज में नहीं जाना है। मैं बस आपको एक कहानी इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं। अगर आप अच्छे से कहानी इमेजिन कर लीजिएगा ना, तो मैं आपको 100% श्योरिटी से कह रहा हूं कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने आंसर में इंक्लूड कर पाइएगा। और यहाँ पर बात सिर्फ एग्जाम में अटेम्प्ट लेने की नहीं है। एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड सो दैट आप जो समझे हैं सब्जेक्ट को पढ़कर, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में या नहीं, ये चीज जानना है। मार्क्स लाने के लिए एग्जाम में नहीं बैठिएगा, मार्क्स तो आ ही जाएगा। इफ यू हैव स्टडीड इट इन अ प्रॉपर मैनर तो वो तो आ ही जाना है। लेकिन आप अपने आप को टेस्ट करिए दैट जो आपने क्लास में सुना है क्या उस चीज को आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप ब्लेम करेंगे कि ऑनलाइन मोड में क्लासेस नहीं हुए हैं तो समझ नहीं आया है, तो टीचर्स के कुछ नुकसान नहीं। आप जब लॉ पढ़ने आए हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको अच्छे से पढ़ें। नहीं अगर पढ़ पा रहे हैं तो क्लासरूम में भी बैठकर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। कोई कोई ऐसे टीचर्स होते हैं जिनकी लैंग्वेज सबको समझ नहीं आती है, तो वहां तो क्लासरूम में भी समझ नहीं आएगा। तब वहां पर किसको ब्लेम करिएगा, फिर वहीं पे टीचर को ही ब्लेम करिएगा। तो ब्लेम गेम खेलना छोड़ दीजिए, ब्लेम गेम इज ओवर। ग्रेजुएशन से पहले तक ब्लेम गेम अच्छा लगता है, ग्रेजुएशन होने के बाद इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू अलोन, हाउ यू शेप योर करियर एंड हाउ यू शेप योर सेल्फ। किसी के कुछ नहीं निर्भर करता है। तो हर दिन वो देखता था कि डेली प्रोसीड्स लेकर वो 8 बजे घर लौटता है। राधे आर्म्ड विथ अ नाइफ, अब राधे के पास एक नाइफ था। ठीक है, वेटेड नियर द हाउस ऑफ द डिसीज विथ एन इंटेंशन टू रॉब हिम। राधे जो है वो उसके घर के पास खड़ा था इंतजार में कि जैसे ही वो आएगा वो उसको रॉब कर लेगा। व्हाट वाज हिज इंटेंशन? हिज इंटेंशन वाज टू रॉब हिम, यानी नाइफ लेकर वो खड़ा होता है घर के पास उसके कि जैसे ही वो आएगा हम उसको डकैती मतलब उसको रॉब कर लेंगे। डकैती नहीं कहेंगे, रॉब कर लेंगे। ठीक है। When the deceased reached near his house in his car, the accused Radhe dragged Jay out of his car and began stabbing Jay with his knife in order to snatch the bag containing the cash till the time the deceased collapsed. जैसे ही वो आया उसको राधे ने ड्रैग किया, जे को ड्रैग किया आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकाला। ठीक है। उसके बाद क्या किया? बिगैन स्टैबिंग, उसको चाकू मारने लगा। और चाकू जब वो मार रहा था तो इन ऑर्डर टू स्नैच द बैग, चाकू किस लिए मार रहा था? स्नैच करने के लिए उसका बैग, कि वो बैग तो छोड़ेगा नहीं, तो इसको हम पहले ही मार देते हैं कि ये आवाज भी नहीं निकाल पाएगा और हम इसका बैग छीनकर भाग जाएंगे और ये मेरे पीछे पीछे भी नहीं भाग आ पाएगा, क्योंकि चाकू मार देंगे तो वो अपना पेन में ही वो जूझा रहेगा, तो मेरे पीछे क्या भागेगा वो। कंटेनिंग द कैश टिल द टाइम द डिसीज्ड कोलैप्स्ड, तब तक वो उसको मारता रहा जब तक कि वो कोलैप्स नहीं कर गया। ठीक है। राधे देन स्नैच्ड अवे द कैश बैग फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द डिसीज्ड एंड फ्लेड फ्रॉम द स्पॉट, पैसा लेकर भागेगा ही क्योंकि जहां से मार दिया है, तो वो भाग गया। A postmortem report indicated several stab wounds as well as a head injury that led to the internal bleeding and were together found sufficient
in causing the death in the normal course of nature. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है। इस स्टेटमेंट को आप लोग किसी सेक्शन में पढ़े हैं? Have you read this statement in any section? 300 Yes, 300 sir. हार्डली में पढ़े हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से सेक्शन से डील कर रहा होगा। नाउ ऐसा नहीं है कि एक लाइन देखकर आप पता कर लेंगे कि सिर्फ यही सेक्शन लगेगा, बहुत सारी चीजें इसमें हो रही हैं। एक तो रॉबिंग हो रहा है, रॉबरी हो रहा है, दूसरा उसका मर्डर भी हो रहा है ना। तो ये चीज है। तीसरा ग्रीवस हर्ट भी हो सकता है हो रहा है, लेकिन वो तो मर गया तो ग्रीवस से कोई मतलब नहीं है, तो वो रॉबरी हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक्सटॉर्शन भी हो रहा है ना, चाकू लेकर खड़ा है तो एक्सटॉर्शन भी हो रहा है वहां पर। राधे इज ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, डिसाइड वेदर द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सच एज टू अट्रैक्ट द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 302 स्पेसिफाइंग। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला चीज आपसे पूछा है कि डिसाइड वेदर द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सच एज टू अट्रैक्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 302। जब ये स्टेटमेंट आपका लिख दिया है तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ जाना चाहिए, क्योंकि आपने लॉ पढ़ा है, कि यहाँ पर मर्डर का ही सेक्शन लग रहा है, क्योंकि कन्विक्शन पूछ रहा है कि 302 में होगा कि नहीं होगा। 302 में मर्डर के लिए ही कन्विक्शन होता है। उसके बाद 302 में कन्विक्शन होगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि स्पेसिफाइंग द रेलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 300। सेक्शन 300 का रेलेवेंट क्लॉजेस बताइए, ठीक, और अंडर विच द एक्यूज शैल बी लायबल, यानी आपको वो सेक्शन बताना है जो कि इस गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में फिट बैठ रहा है फॉर अ पर्सन टू बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 302। यानी आपको पूरा उसका गुत्थी सुलझाना है कि क्या 300 के अंदर में ये एप्लीकेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज आपको बताना है। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? डिसाइड इन द लाइट ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी इसमें ना ही सिर्फ आपको सेक्शन 300 का प्रोविजंस को यूज करके यहाँ डिसाइड करना है, बल्कि ऑल्सो यू हैव टू डिसाइड इन द लाइट ऑफ द जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी केस लॉज भी इस आंसर में होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में शांति से, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ने में आपको 5 मिनट हो सकता है लग जाए, लेकिन जब आप 5 मिनट इस क्वेश्चन को दे दीजिएगा, उसके बाद आपका हाथ फ्लैश के स्पीड से भागेगा, क्योंकि आप हर एक चीज को समझ चुके हैं। नाउ योर आंसर विल बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ी नहीं करिए। 4 घंटे का टाइम बहुत होता है आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत होता है, ठीक है। इसीलिए आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए और आप आराम से आंसर कर पाइएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि बीच में आपको कुछ मैसेज आएगा कि इसका आंसर में ये केस नहीं लग रहा है, ये वाला लग रहा है। आपका 10 मिनट उसी में चला जाएगा कि अरे यार ये वाला केस लग रहा है, कहीं गलत तो नहीं लिख रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हूं। 10 मिनट यही सोचने में चला जाएगा। दूसरा चीज क्या होगा कि फोन को तो एकदम दूर ही रखिए। फोन को दूर इसलिए रखिए ना, क्योंकि आपका आधा घंटा 1 घंटा फोन में ही निकल जाएगा। इतने सारे मैसेजेस आते हैं ड्यूरिंग एग्जाम की, फालतू के मैसेजेस, और हर कोई आपसे, जो लोग हैं वो आपको बताने के लिए कुछ नहीं लिख रहा है, आपसे पूछ ही रहा होगा कि ये इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो फोन को तो दूर ही रखिए, ठीक है, इससे आप ही का टाइम लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया है। अब आप लिखिएगा कैसे, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ में आ गया है, इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनाना है। फ्रेमवर्क किस चीज का? कि आप अपने आंसर में क्या क्या चीजें लिखेंगे, मतलब आप अपने आंसर में क्या क्या हेडिंग बनाएंगे। See, I have seen from my experience that those students who write synopsis, कि वो आंसर जो लिख रहे हैं उसका सिनॉप्सिस जो भी लोग बनाते हैं, they fetch better marks than those who just write the answer, because it is extremely difficult to judge कि whatever you have written in the answer, because the teachers are not reading each and every line of your answer, but certainly if you write the synopsis then they will see कि आपने synopsis में क्या क्या लिखा, क्योंकि synopsis तो बेसिकली एक आउटलाइन है ना आपके आंसर का। तो आंसर को स्टार्ट करने से पहले आप एक सिनॉप्सिस बनाइए। सिनॉप्सिस में क्या क्या चीजें होंगी? सिनॉप्सिस में पहली चीज होगी, लिखते चलिए। सिनॉप्सिस में पहला आप बताइएगा
कि व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। द फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले आप लिखिएगा सिनॉप्सिस में नंबर 1 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन बताइएगा कि आपका ये जो केस है ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पर आपका मर्डर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद मर्डर के केसेस में कल्पेबल होमिसाइड भी लग सकता है, ये भी आप बताइएगा। फिर आप बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि कल्पेबल होमिसाइड कितने तरीके के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फिर उसके बाद बताइएगा कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कब कन्वर्ट हो सकता है। तो इतना जब आप बताइएगा तो इसी में आपका एक पेज लग जाएगा। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप यही बता सकते हैं कि सेक्शन 299 में 3 पार्ट्स है, सेक्शन 300 में 4 पार्ट्स है, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, और उसके अंदर में आपके अलग अलग सिचुएशंस दिए गए हैं जहां पर आपकी लायबिलिटी अराइज होती है। उसके अलावा आपकी सेक्शन 300 में आपके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, 5 एक्सेप्शंस हैं। तो ये सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट, इससे क्या होता है कि आपका टीचर अवेयर हो जाता है कि अब जो वो देखने वाला है वो किन किन चीजों से डील कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले हेडिंग बनाइए इंट्रोडक्शन। फर्स्ट यू राइट द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 लिखिए। अभी आप इसके अंदर का चीज नहीं लिखेंगे, यू विल नॉट राइट द थिंग्स विद इन दिस। इंट्रोडक्शन हेडिंग डालकर उसके अंदर लिखना शुरू नहीं कर दीजिएगा। अभी बस आप एक सिनॉप्सिस बना रहे हैं कि आपके आंसर में क्या क्या चीजें मिलेंगी टीचर्स को। तो पहले आंसर में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। नाउ द सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। द सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। जब आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होगा उसमें आप क्या क्या चीजें लिखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में यहाँ पर जो भी फैक्ट्स दे रखा है आपको, वेदर रेलिवेंट और नॉट, एवरीथिंग मस्ट बी रिटन। जैसे राधे had the knowledge that generally the deceased J, who was the jeweler, used to return home from the shop at 8 p.m. This is the statement of fact कि राधे को ये नॉलेज था कि जे नाम का व्यक्ति जो ज्वेलर था हर दिन रात में 8 बजे घर लौटता था। तो जब भी वो घर लौटता था तो सेल प्रोसीड्स को लेकर लौटता था, जो भी कमाई हुई है उसमें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। तो दिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मस्ट बी रिटन इन 1 सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में आप इसके बाद वाला स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिखिए। So you can directly write from here or you can frame your own sentences. But important words जो यहाँ पर देकर रखा है, you have to write it as it is. जैसे कि जे एक ज्वेलर था, उसके बाद राधे को नॉलेज था कि वो 8 बजे लौटता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आपको एज इट इज लिखना। ये सारे वर्ड्स होने चाहिए आपके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। थर्ड थिंग यू विल राइट इज योर रेलिवेंट केस लॉज एंड रेलिवेंट सेक्शंस। Third thing which you will write is relevant case laws and relevant section. Relevant case laws में क्या क्या होगा, जो जो केस लॉज आपको लगता है कि आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए सुटेबल है, वो सारे केस लॉज आप अपने उस जगह पर लिखिएगा। यानी अंदर में, वहीं पर नहीं। वो तो अभी बस आप हेडिंग बना रहे हैं कि क्या क्या चीजें मिलेंगी। उसके बाद जब आप उसको एक्सप्लेन करिएगा ना आगे चलकर, तब वहां पर आप लिखिएगा, केवल नाम लिखिएगा। इस हेडिंग के अंदर में यू विल ओनली राइट द नेम ऑफ द केस लॉज एंड द रेलिवेंट सेक्शन। जैसे यहाँ पर रेलिवेंट सेक्शन क्या क्या है, सेक्शन 299B, ठीक है, सेक्शन 299B, सेक्शन 300C, और क्या है। दीज आर द रेलिवेंट सेक्शन जिस पर कि आपको डिस्कस करना है, और तो कुछ है नहीं, यही दो है आपका, है ना। तो सेक्शन 299B एंड सेक्शन 300C, these are the relevant sections for this question. रेलिवेंट केस लॉज में क्या क्या आ जाएगा, रेलिवेंट केस लॉज में यहां पर आ जाएगा आपका स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया का केस। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा कपूर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। उसके बाद क्या आ जाएगा, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये तीनों केस लॉज आपके, क्योंकि सेक्शन 300B के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ये तीनों ही केसेस आपके आ जाएंगे। क्योंकि हमें इन सभी केसेस में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे यहाँ काम आने वाला है। तो आपके 3 केसेस हो गए, और उसके बाद में आपका सेक्शन जो है रेलेवेंट, वो आप इस हेडिंग के अंदर लिख दीजिएगा। ये तीसरा हेडिंग हो गया। पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन, दूसरा हेडिंग आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, तीसरा हेडिंग आपका रेलेवेंट सेक्शंस एंड केस लॉज, चौथा हेडिंग आता है फैक्ट्स इन इशू, ठीक है। तीसरा हेडिंग है फैक्ट्स इन इशू। फैक्ट्स इन इशू का क्या मतलब है कि अब ये जो आपके सामने कहानी बताई गई है, इसके बाद में आपको दिया गया है कुछ डिसाइड करने के लिए,
ये डिसाइड किस आधार पर होगा? आखिर कुछ खोजना होगा हमें, तभी ना हम डिसाइड कर पाएंगे। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिसको हमें खोजना है इस गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से? व्हाट आर द थिंग्स जो कि हमें खोजना है अपने इस गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस? सो एनी वन ऑफ यू जस्ट टेल मी, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट ऑल इश्यूज कैन बी फ्रेम्ड अंडर दिस केस? निशी बताएगी क्या इशू फ्रेम हो सकता है। निशी, ये मर्डर है या नहीं है? सी, अच्छा ठीक है, आप जो बोल रही हैं ठीक है, इट इज राइट, बट आई विल टेल यू अ बेटर वे ऑफ सेइंग दैट। हाँ, यस अनुज। Is the act amounts to it's a act amounts to like culpable homicide non amounting to murder or culpable homicide amounting to murder. Okay, that is also correct. Anything else you can frame here? If murder, will it lie in 302 or 303rdly? No, 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 ये गड़बड़ हो गया। दिस इज नॉट द राइट इशू। 302 में तो पनिशमेंट दिया है ना? नहीं, 300 clause 2. Okay, okay, so you don't have to write 300 clause 2, you have to write 300 secondly. Okay. बट पनिशमेंट तो 302 में ही होगा ना। 300 क्लोज 2 में तो उसके प्रोविजन है ना। पनिशमेंट तो तभी मिलेगा जब आपके प्रोविजन इंग्रेडिएंट्स में फॉल होंगे ना। तो इशू तो आपको इंग्रेडिएंट्स पर ही बनाना है ना, इसीलिए इशू यहाँ पर फ्रेम हो रहा है, तो उसमें 302 का कहीं कोई रोल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों ने कुछ कुछ चीजें बताई ना। अगर मैं होता तो मैं यहाँ पर क्या इशू बनाता? मैं पहला इशू, आई विल मूव स्टेप बाय स्टेप। पहला इशू मैं बनाता कि वेदर द एक्ट मेंशन्ड अबव वुड फॉल अंडर सेक्शन 299 सेकेंडली, यानी 299 बी और 300 सी, यानी कि 300 थर्डली। ठीक है, पहला इशू तो ये बनता। ओके, दूसरा इशू क्या बनाता कि if the answer to the above is in affirmative, if the answer to the above is in affirmative so as that it falls under section 300 thirdly, then will it fall under section 302? Then should he be punished under section 302? क्योंकि हम ये जानते हैं ना कि सेक्शन 299 में जो भी आपका लाइबिलिटी अराइज होता है उसके लिए सेक्शन 302 में पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। वी आर वेल अवेयर अबाउट इट। तो हमें तो पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना कि ये केस आपका 300 थर्डली में फॉल करता है कि नहीं। यहाँ पर अनुज 300 का सेकेंडली नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 300 का सेकेंडली में जो लिखा है कि द ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर नोज यहाँ पर नहीं है। ऑफेंडर यहाँ पर क्या है कि ऑफेंडर को यहाँ पर जे के बारे में पता तो है, लेकिन जो आपके सेकेंडली में पॉइंट है वो ये लिखा है कि जे के बारे में उसको ये चीज पता है कि जहां पर वो उसको मारेगा वो उसका जान जल्दी ले लेगा, तो उस चीज का जानकारी होगा तभी वो सेकेंडली में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके फैक्ट्स दे रखे हैं वो आपका थर्डली से रिलेटेड, सेकेंडली से इसीलिए रिलेट नहीं करेगा। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया गया कि स्पेसिफाइंग द रेलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 300 आई, तो मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया कि मर्डर ही है, तभी तो ये बोल रहे हैं कि रेलेवेंट क्लॉज 300 का बताओ, वरना 299 भी पूछ सकते थे। नहीं, यहाँ पर आपको वो तो कह रहा है कि आपका ये बताना है, लेकिन आप आइदर वे भी तो बोल सकते हैं ना। यहाँ पर तो आपको टेस्टिफाई करने के लिए कह रहा है कि यू टेस्टिफाई वेदर इट विल फॉल अंडर 300 और नॉट, बट व्हाट इफ इट डज नॉट फॉल अंडर 300? सिर्फ आपको ये थोड़ी बताना है कि 300 में ये फॉल कर रहा है, आपको फिर ये भी बताना पड़ेगा कि अगर 300 में फॉल नहीं कर रहा है तो 299 में किस तरीके से फॉल कर सकता है। ठीक है, हाँ बोलिए निशी। इसमें लिखा है सर भैया कि स्पेसिफाइंग द रिलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 300, तो 300 की जो क्लॉज है उसमें से स्पेसिफाई करना है ना। 290 लिखा हुआ ना इसमें, ऐसा कुछ 299 लिखा नहीं है, लेकिन व्हाट इफ इट डज नॉट फॉल अंडर 300, इट मींस दैट 300 की जो 3 क्लॉज है उसमें से हमें डिसाइड करना है कि
स्पेसिफाई करना कि कौन सी क्लोज होगी आई थिंक। See, the point here is that यहाँ पर डिसाइड ये नहीं करने के लिए दिया गया है कि आपका कौन से में फॉल कर रहा है, यहाँ पर आपको डिसाइड दिया गया है केस, लेकिन क्या वो केस 300 में फॉल करता है कि नहीं ये बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेक्शन 300 में डायरेक्टली नहीं टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट इट हैज टू पास थ्रू सेक्शन 299, then only it can come under section 300. Yes, Sarah? Sir, because in the question it is specified that we have to see whether it attract conviction under 302 or not. तो इसलिए वो कंपैरिजन में रिपेल अगर नहीं कर रहा है तो रिपेल क्यों कर रहा है, तो इसलिए 299 को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि whether it is attracting conviction और अंडर सेक्शन 302, यही तो डिसाइड करना है। तो 299 के थ्रू ही जाएंगे तभी डिसाइड कर पाएंगे। अगर नहीं भी लिखा होता है तो 300 वाले केसेस में always and always court first sees whether it falls under section 299 or not. इसलिए हमें जो केस लॉज पढ़े हैं उस कोर्ट ने पहले 299 ही डिसाइड किया है, फिर देखा है कि 300 में आता है कि नहीं आता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि डायरेक्टली 300 में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें सिखाने के लिए बस बताया गया है कि 299 में पहले देखिएगा, फिर अगर उसमें हो जाता है तब 300 में देखिएगा, ऐसा नहीं है। कोर्ट भी इसी सिस्टम को फॉलो करती है, इसीलिए हमें ये बताया गया है इस तरीके से। सो देयरफॉर फर्स्ट यू हैव टू सी वेदर इट फॉल्स अंडर 299 और में मार्क्स देने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको हेडिंग बता रहा था ना अभी, पहले उसको क्लियर कर देते हैं। हेडिंग सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद आपका हो गया ये क्या कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के बाद हो गया आपका रेलेवेंट सेक्शंस एंड केस लॉज। उसके बाद आ जाता है आपका इवैल्यूएशन, उसके बाद आ जाता है आपका इवैल्यूएशन पार्ट। इस इवैल्यूएशन पार्ट के अंदर में यू विल एक्सप्लेन द थ्योरी, यानी 299 कब अट्रैक्ट होता है, 299 से 300 हम कैसे मूव कर सकते हैं। जब ये आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, इन बिटवीन यू कैन राइट दैट व्हाट केसेस हैज सेड अबाउट दीज सेक्शंस। यस शिव, यहाँ पे फैक्ट्स लिखा है ना पहले, पहले आपको इंट्रोडक्शन केस लॉ एंड सेक्शन के बाद हमें इशू मेंशन करना है, क्या क्या इशू है। हाँ सॉरी हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट इशू। यस, इशू मेंशन करना है। इशू के बाद आपको आता है इवैल्यूएशन। इशू आई फॉरगॉट, सॉरी। हाँ मैं भूल गया था, इशू आता है। तो इशू के बाद आपका आता है इवैल्यूएशन पार्ट। सो इन द इवैल्यूएशन पार्ट यू विल डिस्कस ऑल द सेक्शंस, यू विल डिस्कस इफ एनी केस लॉज हैज बीन रिटन और नॉट, जिसमें कि कुछ बोला गया है उस सेक्शन के बारे में, ठीक है। इतना आप बता देंगे। उतना बताने के बाद में एट द एंड यू विल राइट द डिसीजन। उसके बाद आप लिखिएगा डिसीजन, ठीक है। डिसीजन के अंदर में आपको लिखना होगा कि आप जो भी अभी तक आप डिस्कस किए हैं, हाउ इट कैन बी अप्लाइड इन द गिवन क्वेश्चन, वो आपके डिसीजन में आएगा। तो डिसीजन में आप फिर से भी फैक्ट्स आपने लिखा है उसको इस तरीके से लिखेंगे कि नाउ यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट दैट ये फैक्ट है इसीलिए ये कानून लग रहा है, ये फैक्ट है इसीलिए ये कानून लग रहा है। इस तरीके से आप अपना डिसीजन फ्रेम करिएगा। तो एक सिनॉप्सिस आपकी तैयार हो जाएगी स्टार्टिंग में ही, जिसमें आप पहले ही बता दिए कि मेरे आंसर को जब आप पढ़िएगा तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिलेगा, फिर मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, फिर मिलेगा रेलेवेंट सेक्शंस एंड केस लॉज, फिर मिलेगा इश्यूज, और फिर मिलेगा इवैल्यूएशन, और फिर मिलेगा डिसीजन। ये एक बॉक्स बनाकर आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि व्हेन द टीचर सीज योर आंसर, उसको पता है कि आप किन किन चीजों पर फोकस किए हैं अपने आंसर में। Because let me tell you, teachers will not read each and every line of your answer, and therefore I also suggest you कि when you write the evaluation part,
then write or mention or underline the important words that are legal words, या ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपको केस प्रूव करने में मदद कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है cause the death in the normal course of nature, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये फैक्ट आपका केस हेल्प करेगा ना, मदद करेगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सेक्शन 300 के थर्डली में यही चीज लिखी गई है कि इट शुड बी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर, यूजुअल कोर्स ऑफ नेचर, दैट होना चाहिए। तो इन सारे चीजों को आप अंडरलाइन करते चलिए, सो दैट व्हेनेवर द टीचर विल गो थ्रू योर आंसर, सो ही विल बी अवेयर कि दीज वर्ड्स आर टेक्निकल वर्ड्स एंड ही हैज एम्फसाइज्ड ओवर दीज वर्ड्स। तो टीचर को हेल्प होगा, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट हेल्पिंग द टीचर टू करेक्ट योर, टू इवैल्यूएट योर आंसर, दैट मोमेंट इटसेल्फ आप टीचर का दिल जीत लेते हैं और आपको ज्यादा मार्क्स देता है। अगर आप एक टीचर है, आपको एक ऐसी कॉपी मिल जाती है जिसमें हैंडराइटिंग एकदम बेकार है लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप उस बच्चे को सराहिएगा, इवन इफ दो हैंडराइटिंग इज बैड, लेकिन कम से कम उसने आपका कॉपी चेक करना तो आसान कर दिया है। तो आप अगर होती टीचर की जगह पर तो आप भी यही चीज करते। तो इसीलिए मेक द कॉपी इजियर फॉर द टीचर टू इवैल्यूएट। अगर इजियर नहीं बनाइएगा तो फिर टीचर आपको जनरल मार्किंग देकर 55-60 के बीच में छोड़ देगा, इवन इफ यू हैव रिटन वेरी गुड आंसर, बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन इज नो वन गोइंग टू रीड। 25-30 रुपए के लिए पूरा आंसर कौन पढ़ेगा, है ना? कितने पेपर्स होते हैं इन 1 ईयर? 3000 और 3500 कॉपीज। इतना टाइम होता है टीचर्स के पास लैपटॉप के सामने बैठकर पढ़ने के लिए? आंखें दर्द होने लगती है ना? आप तो क्लास नहीं करते हैं ये सोचकर कि लैपटॉप में आंख दर्द होता है, फोन में आंख दर्द होता है, तो वही हाल तो टीचर्स का भी है ना, लैपटॉप के सामने बैठकर पढ़ाना भी है और कॉपी भी इवैल्यूएट करना है, तो उनको कितना टाइम देना पड़ता होगा सोचिए। तो इसीलिए वो कम से कम टाइम में कॉपी चेक करना चाहते हैं। अगर आप टीचर्स के लिए आसान कर दीजिएगा कॉपी चेक करना, तो आपको डेफिनेटली ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ये एक फ्रेमवर्क आप बना लेंगी, उसके बाद में आपको अपना स्टार्ट करना है आंसर करना। अब आप आंसर कैसे करिएगा? तो स्टार्टिंग की सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई कि क्या क्या लिखिएगा। नाउ लेट मी कम ऑन टू द इवैल्यूएशन पार्ट, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर हमारे 299 लग रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इट इज आस्क्ड कि क्या 300 अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, whether the attraction is under the whether it attracts the conviction under 302 or not। so हमें 2 सेक्शंस अच्छे से डिस्कस करने हैं इलैबोरेटली। यहाँ पर क्योंकि एक्सेप्शंस के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, सो देयरफॉर उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शंस यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है। बट लेट मी टेल यू, देयर विल बी स्टूडेंट्स जो सेक्शन 300 पूरा एज इट इज डिट्टो जो आपके बेयर एक्ट में उसको पहले लिखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसमें सोचिए कितना टाइम चला जाता है। उस टाइम को आप अपने दूसरे रेलेवेंट पॉइंट्स को आंसर करने के लिए यूज कर सकते हैं ना, फिर आपका पेपर टाइम पर सबमिट नहीं हो पाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं उसकी वजह से। बेयर एक्ट में क्या लिखा है, इसको टीचर से क्या मतलब है? बेयर एक्ट छापने के लिए आपको थोड़ी क्वेश्चन पेपर दिया गया है। हाँ जी बोलिए सर। लेकिन कई सारे बच्चे तो पहले से ही लिख के रख लेते हैं ना वो सेक्शन, और वो मतलब उसका एक्सप्लेनेशन, तो टाइम पहले से लिख कर रखते हैं तो वो तो चीटिंग हुई ना। मैं सर आई एम टेकिंग दिस वेबिनार एज एन ऑफिशियल वेबिनार। अगर आपको उसके अलावा कुछ जानना है तो आप प्लीज मेरे से पर्सनल मैसेज करें। आई कैन नॉट टेल थिंग्स व्हिच इज नॉट ऑफिशियल, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके सर। ठीक है, सो दिस वेबिनार विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, इसीलिए आई कैन नॉट टेल यू थिंग्स व्हिच इज इलीगल। ओके, सो बहुत सारे सर्कुलर्स भी देखे होंगे आपने जिसमें लिखा है कि बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स की चीटिंग पर्पसेस से, सो दैट इज इलीगल ना। हम उस चीज को प्रमोट क्यों करें? हम तो आपको ये बता रहे हैं कि सही तरीके से आप आंसर कैसे लिख सकते हैं। गलत तरीके से आंसर लिखने के लिए वेबिनार अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं जिससे कि आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम और आपका समय भी बच जाएगा। सर एक डाउट था मुझे, अभी जो बताया आपने इसमें। बोलिए सर आपने जो अभी बताया जो सिनॉप्सिस लिखना है, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड हेडिंग थी रेलेवेंट केस लॉज एंड रेलेवेंट सेक्शन, तो अभी केस लॉज सेक्शन मेंशन नहीं करने, बस ये यही हेडिंग देनी है सिर्फ सिनॉप्सिस में। हाँ हाँ, बाकी अंदर एक्सप्लेन होगा वो, अभी केस लॉ मेंशन भी नहीं करने, बस यही हेडिंग देनी है सिनॉप्सिस में। बस बस बस, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, सो इवैल्यूएशन पार्ट में सबसे पहले तो हम इंडेक्स टाइप का हो गया।
हाँ, एग्जैक्टली लाइक एन इंडेक्स। तो ये पूरे फ्रंट पेज पे आएगा या मतलब ये आधे पेज पे करना होगा? डिपेंड आप कितना लिखते हैं। इट कैन कम इन पेज और इट कैन कम इन हाफ पेज ऑल्सो। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड द क्वेश्चन ऑफ कोर्स। ठीक है। सो ये इवैल्यूएशन पार्ट में हम अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 299 डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 299 के अंदर में हम पहले तो बताएंगे कि बहुत सारे केस लॉज आपने सुने होंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मुरारी सर के क्लासेस अटेंड किए, मुझे बताइए ऑनेस्ट। यस प्लीज रेज योर हैंड्स दोज हु हैव टेकन मुरारी सर क्लास। तो उन्होंने आपको सिलेबस के बाहर भी बहुत सारे केसेस बताए होंगे, बताए हैं ना? यस सर। तो उन केसेस का अब यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि आपके पास अब हर चीज के लिए आंसर है, हर चीज के लिए केस लॉ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर सेक्शन 299 बताएंगे कि उसका 3 भाग में डिवीजन होता है। अब ये 3 भाग में डिवीजन तो आपके बेयर एक्ट में नहीं लिखा है कि 3 भाग है उसके ABC। तो फिर ये 3 भाग आया कहां से? इसके लिए आप यहाँ पर लिख दीजिए जस्टिस मेलविल। जस्टिस मेलविल का नाम सुना होगा, है ना? तो जस्टिस मेलविल नाम के एक जज थे जिन्होंने सेक्शन 299 को 3 भाग में डिवाइड किया। कौन सा केस था जिसमें उन्होंने डिवाइड किया? कैन यू रिकॉल द केस? अगर वो केस याद है तो उस केस का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं याद है तो आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस मेलविल का नाम। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू राइट जजेस नेम इन योर आंसर, उसका एक अलग ही आपका ये रहता है, अलग ही मार्क्स मिलता है उसका, स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स में अगर आप जजेस को नाम लिख रहे हैं ना, तो आपका उसका अलग ही मार्क्स मिलता है। इसीलिए जजेस के नाम को जरूर लिखा करिए, जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनमें जजेस का नाम जरूर लिखा करिए। जैसे जस्टिस आपके लॉर्ड एटकिन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लॉर्ड ब्लैकस्टोन हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जजेस हैं जिनका नाम आप जरूर लिखा करिए। टॉर्ट्स के पेपर की बता बाकी पेपर्स में इवन इफ यू डोंट राइट उतना इम्पैक्ट नहीं है, बट टॉर्ट्स में क्योंकि केस लॉ ही है जो है, इसीलिए वहां पर इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पर आप 299 में बताइए कि जस्टिस मेलविल हैज बाइफरकेटेड सेक्शन 299 इनटू A, B and C। अब A में क्या कहता है कि इंटेंशन टू कॉज डेथ, B में क्या कहता है इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, C में क्या कहता है नॉलेज दैट बाय सच एक्ट इट इज लाइकली दैट डेथ विल बी कॉज। तो ये 3 पार्ट्स आपके हो गए इस तरीके से बाइफरकेट। लिखा आपने वही चीज है जो बेयर एक्ट में लिखा है, लेकिन यू हैव बाइफरकेटेड इट टू शो दैट आपका वो ऑर्गेनाइज तरीके से, इस तरीके से हम एनालाइज करेंगे इन द केस। यस निशी? सर वो आर वर्सेस गोविंदा वाला केस था आई थिंक। हाँ उसी में था, आर वर्सेस गोविंदा में ही बोला गया था। तो वो केस लॉ आप कोट करके जज का नाम लिखिए और फिर बताइए किस तरीके से आपका बाइफरकेट किया गया है। नाउ यू विल एक्सप्लेन कि सेक्शन 299 का पहला जो पॉइंट है कि आपका वहां पर कहता है इंटेंशन टू कॉज डेथ, उसका क्या मतलब होता है। फिर आप उसमें ये भी बताएंगे कि डेथ का क्या मतलब होता है आपके आईपीसी में। फिर आप ये बताएंगे इंटेंशन का क्या मतलब होता है आईपीसी में। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक एक दो लाइन में, ज्यादा नहीं लिखना है। ये नहीं कि महाभारत लिखना शुरू कर दिया इंटेंशन के ऊपर, एक एक दो लाइन में बस, सो दैट, क्योंकि यहाँ पर हमें मेन जो डिस्कस करना है वो ये नहीं है कि इंटेंशन क्या होता है, हमें मेन डिस्कस ये करना है कि क्या 299 बी में आएगा या 300 थर्डली में आएगा, ये मेन डिस्कस करना है। तो जब तक ये आ नहीं जाता है तब तक, इससे पहले तक जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हमारे आंसर को इंपैक्ट करेंगे, जजमेंट को इंपैक्ट करेंगे, उसको हमें एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन करते चलना है। I know it is very difficult for you to write it in the first instance, but this is the best way to answer। अगर इस तरीके से आपने आंसर लिख दिया ना आईपीसी में, then I guarantee you कि आपके 80 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि आईपीसी इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट। आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी और आपका एविडेंस, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, you can score above 80 marks also, but the only thing that we don't score is because there is no technicality in our answer, there is no approach in our answer, we just write and write। जो आ रहा है लिखते जाओ, सामने जो दिख रहा है लिखते जाओ, जो दिमाग में पहले आ रहा है लिखते जाओ। there is no organization, that is why we don't score above 65-70 marks।
but teachers are willing to give you marks. If you have written in an organized manner, they are willing to give you, and you will see yourself. जब आपके रिजल्ट आएंगे, there will be some students जिनको कि 80+ भी मिला होगा किसी सब्जेक्ट, स्पेशली योर आईपीसी. फैमिली वगैरह में नहीं आता है, आईपीसी में आ जाता है, जूरी स्टूडेंट्स में भी आ जाता है 70+. ठीक है, सो ये हो गया आपका 299. अब आप बताइए कि सेक्शन 300 के कितने एलिमेंट्स हैं. तो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, उनको अब आप एक्सप्लेन करिए बस ब्रीफ में 3-3, 4-4 लाइंस में कि फर्स्टली क्या कहता है, सेकेंडली क्या कहता है, थर्डली क्या कहता है, फोर्थली क्या कहता है. बस इसके अलावा एक्सेप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है. नाउ यू हैव टू कंपेयर 299B एंड 300 थर्ड बी. यू हैव टू कंपेयर इट. लेकिन उससे पहले भी जरूरी ये है कि आप कंपेयर करने से पहले आप यहां पर बताएं कि अगर कोई इलस्ट्रेशन ऐसा है जो कि गिवन फैक्ट्स के ऊपर है, सो यू हैव टू मेंशन दैट इलस्ट्रेशन आल्सो. आप जनरली क्वेश्चंस देखिएगा ना तो इलस्ट्रेशन ऊपर आता है. ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस को वहां पर एक्सप्लेन करिएगा अच्छे से. ओके, उसके बाद में आप यहां पर सेक्शन 300 का थर्डली के एलिमेंट्स को आप तोड़ना शुरू करिए. सेक्शन 300 के एलिमेंट्स क्या क्या है, 300 थर्डली के. तो सेक्शन 300 थर्डली के एलिमेंट्स के लिए बेयर एक्ट में आपका जो भी प्रोविजंस है उसको आप तोड़ना शुरू करिए. देखिए सेक्शन 300 थर्डली को कैसे तोड़िएगा. दिस इज सेक्शन 300. सेक्शन 300 के थर्डली में क्या लिखा है, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी. ठीक है, ये पहला आपका इंग्रेडिएंट हो गया. दूसरा, बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ. दिस इज द सेकेंड इंग्रेडिएंट. बट यहां पर आपका कोर्ट ने कुछ और ही कहा. Though these are the only two ingredients of section 300 thirdly, but the court has further bifurcated into 2 more ingredients. तब यहां पर काम आता है आपका केस लॉ. विरसा सिंह के केस में ये बताया गया है कि अगर कोई केस 300 thirdly में फॉल करना है तो क्या क्या 4 रिक्वायरमेंट्स होंगी उसकी. ठीक है, क्या क्या है रिक्वायरमेंट्स. बॉडीली इंजरी होनी चाहिए, नेचर ऑफ बॉडीली इंजरी कैसी है, आपका इंटेंशन था वो बॉडीली इंजरी देने का या नहीं, एंड द फोर्थ वन इज वेदर इट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ. दीज आर द 4 इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन विरसा सिंह केस. और वो विरसा सिंह के केस में पॉइंट वाइज आपको मिलेगा, 1 2 3 4 पॉइंट वाइज बनाकर लिखा गया है. तो इस तरीके से आपका केस लॉ काम आता है. यदि आपका किसी चीज को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट ने कुछ कहा है तो वो आपका काम आएगा आपके आंसर में. ठीक है, तो वहां पर वो 4 पॉइंट्स आप विरसा सिंह का केस का नाम लिखकर वो 4 पॉइंट्स बताएंगे कि इन विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सेक्शन 300 इज बाइफरकेटेड इनटू 4 एलिमेंट्स एंड द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव एंड द मैटर टू फॉल अंडर सेक्शन 300 थर्डली फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी प्रूव्ड. पहला क्या है, व्हाट इज द इज देयर एनी बॉडीली इंजरी और नॉट. उसके बाद इसको ब्रैकेट में लिखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी हम बस ये देखेंगे कि बॉडीली इंजरी है कि नहीं है, ओनली द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, हाँ कि ना. दूसरा चीज, नेचर ऑफ बॉडीली इंजरी. नेचर ऑफ बॉडीली इंजरी का भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि कौन से पार्ट में मारा गया है, आपका वाइटल ऑर्गन है कि नहीं है. दिस इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ द बॉडीली इंजरी. या फिर चाकू जिससे मारा गया है तो किस तरीके से मारा गया है, बस उसको ऑब्जेक्टिवली देखना है, सब्जेक्टिवली नहीं. थर्ड एलिमेंट इज इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी. अब ये जो थर्ड एलिमेंट है इसका सब्जेक्टिव एनालिसिस करना है कि वेदर द इंटेंशन वाज देयर और नॉट. दिस डोंट हैव टू बी प्रूव्ड ऑब्जेक्टिवली, रादर इसको सब्जेक्टिवली हम देखेंगे कि फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जो इंटेंशन था उसका वो वही बॉडीली इंजरी देने का था या नहीं था. This is not accidental or unintentionally. Yes, exactly. It should not be accidental or unintentional. जैसे आप किसी को बस थप्पड़ मारने गए लेकिन
उसको ऐसे मारा तो वो मर गया। अब थप्पड़ मारने से किसी की मौत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन थप्पड़ मारने गए थे, इंटेंशन थप्पड़ मारने का था, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कहाँ लगा उसको चोट। गले में अगर लग जाएगा तो गले में लगने के बाद तो इंसान मरेगा ही, क्योंकि गला एक बार टूटा मतलब सांस की नली टूटी यानी सांस लेना बंद यानी मौत। इसीलिए जनरली देखा होगा आपने कि किसी को जान से मारने के लिए दिखाया जाता है, आपके जो ट्रेनिंग एकेडमीज होती हैं, डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी, बोलते हैं कि ऐसी जगह पर मारिए जहां पर बहुत पेन होता है या फिर इंस्टेंट डेथ हो जाती है, जब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता है तो आपके गले में मारिए बोली से, क्योंकि गला टूटने का मतलब है इंस्टेंट मौत, और गला बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से टूट जाता है। तो ये चार चीजें कोर्ट देखेगा, और लास्ट में आपका सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, दिस आल्सो मस्ट बी ऑब्जेक्टिवली सीन, एंड दिस सीन क्या डॉक्टर बताएगा तो उसको कोर्ट बस मान लेगा। वहां पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा डॉक्टर से कि अच्छा ऐसा नहीं हो सकता था क्या, ऐसा नहीं हो सकता था क्या, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। डॉक्टर ने अपने रिपोर्ट में लिख दिया है कि इट वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, तो मतलब वो आपका हाँ हो गया कि हाँ भैया तुम्हारी वजह से ही मौत हुई। तो ये चार चीजों का टेस्ट आपका कोर्ट करेगा, तभी जाकर वो फाइंड आउट कर पाएगा कि वेदर इट विल फॉल अंडर सेक्शन 300 थर्डली और नॉट। अब इतना कुछ लिखने में आपका 7 से 8 पेज लग जाएगा, 7 to 8 pages. Now I will tell you the middle part. There are some teachers who see that आपने कितना पेज लिखा है, there are some teachers who see कि आपने कंटेंट क्या लिखा है, और जब आप कंटेंट लिखे हुए हैं even if it is not more than 6 pages, then also you will score better marks. So be on the safer side. आपको भी नहीं पता है कि आपकी कॉपी किसके पास जानी है, किसी को नहीं पता है, तो be on the safer side. It is better that you take the middle path. आप क्या करिए कि आप कंटेंट भी डालिए और आप लेंथ भी बना दीजिए। तो आप 8 से 10 पेज का यदि एक आंसर लिखते हैं, 8 to 10 पेजेस, तो आपका दोनों ही चीज सफाइस हो जाता है, दोनों ही इंग्रेडिएंट्स में हो जाते हैं, कंटेंट भी हो जाएगा और लेंथ भी हो जाएगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन हाउ फार यू राइट, कितना दूर दूर आप लिखते हैं ना एक एक वर्ड, इस पर भी डिपेंड करता है। मेरा कॉपी आप देखिएगा तो उसमें मैं एक सेंटेंस में 10 वर्ड लिखता हूं एक लाइन में। अब उसमें आप बोलिएगा कि मैं 10 पेज लिखूं, तो वो तो नॉर्मल बंदे का वो एक लाइन में 5 ही वर्ड लिखेगा, तो उसका तो 10 पेज 20 पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी मैटर करता है, इसीलिए बेटर यही है कि ऑलवेज राइट फार, दूर दूर लिखने की कोशिश करिए। अगर आप 10 वर्ड लिखते हैं तो ट्राई टू फिक्स 7 वर्ड्स इन 1 सेंटेंस, एवरेज कर लीजिए दोनों का, 7 वर्ड एक सेंटेंस में लिखिए, मतलब एक लाइन के अंदर, ठीक है, 6 से 7 वर्ड एक लाइन में डाल दीजिए। दूर दूर ऑनलाइन मोड में क्या होता है ना कि पेपर जब आप स्कैन करके अपलोड करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आए, लेकिन अगर उसी वर्ड को आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे ना, एक सेंटेंस में 4 ही 5 वर्ड लिखेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका वर्ड क्लियरली दिखेगा टीचर को। तो ऑनलाइन मोड में ये चीज करिएगा, ठीक है, इससे आपका आंसर अच्छा रिप्रेजेंट होगा। ओके, सो ये आपका हो गया इवैल्यूएशन पार्ट। अब इसी इवैल्यूएशन पार्ट में ही आप केस लॉस डाल दीजिए। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 केस लॉस बताए ना, एक तो मैंने आपको वेसा सिंह बता दिया, अब आर पुनैया के केस में भी यही चीज बताइए कि आर पुनैया के केस में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस केस के हिसाब से जो आपका क्वेश्चन आया है इसके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि he stabbed him, stabbing Jay with his knife in order to snatch the bag containing the cash. Now यहाँ पर देखिए, the postmortem report indicates several stab wounds as well as a head injury that led to the internal bleeding and were together found sufficient. This is related to your R पुनैया case. R पुनैया के केस में भी उसको बहुत बार सर वर पे मारा था ना, बॉडी में मारा था। So the doctor said कि individual injury is not sufficient in the ordinary course of nature, but the cumulative effect of all the injuries is sufficient in the ordinary course of nature, and therefore the court held that he was liable under section 300 thirdly. यहाँ पर भी तो इसी फैक्ट को मेंशन किया गया है ना, so therefore आर पुनिया का केस भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कपूर सिंह का केस मैं क्यों कह रहा हूं लिखने के लिए, क्योंकि जब आप सेक्शन 299 बताइएगा तो सेक्शन 299 में कपूर सिंह का केस रेलेवेंट हो जाएगा।
जब आपको कुछ डिसाइड करने के लिए दिया जाता है ना, चाहे आप जज हो चाहे स्टूडेंट हो, तो आपको पहले दोनों ही पक्षों की बात को इक्वली रखना होता है, फिर आप कौन से पक्ष के साथ जाते हैं ये आपका डिसीजन होता है। इसीलिए कपूर सिंह के केस में इवन दो गंडासा से मारा गया था, गंडासा जानते होंगे क्या होता है, आपको क्लासरूम में बताया गया होगा कि गंडासे से 17 बार मारा गया था, 17 टाइम्स। गंडासा जानते हैं? साउथ इंडियन मूवी देखा है आप लोगों ने? वो जो लेकर भागते हैं ना विलेन हीरो के पीछे, उसी में से एक तरीके का हथियार होता है गंडासा। यस सर। और आपको उस केस में जजमेंट ये दिया कि नहीं नहीं ये मर्डर थोड़ी है, ये तो आपका कल्पेबल होमिसाइड है। वहां पर रिवेंज लेने के लिए गंडासे से मारा गया था कि मेरे बेटे को तुमने अपाइट किया ना, रुक जाओ तुमको बताते। तो रिवेंज लेने के लिए किया गया था, तो वो तो बिल्कुल 300 में आना चाहिए बिकॉज द इंटेंशन वाज एक्सट्रीमली हाई, लेकिन उसको फिर भी 299 में रखा गया। सो आप जब अपना डिसीजन देंगे तो आप कपूर सिंह के केस को साइड करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, आर पुनैया का केस और विरसा सिंह का केस का सपोर्ट लेते हुए अपना डिसीजन दीजिएगा। तो उसके लिए पहले जरूरी है ना कि आप कपूर सिंह के केस में क्या हेल्ड हुआ था ये बताएं। तो इस तरीके से आपका आंसर फ्रेम होगा। फाइनली लास्ट में आपका डिसीजन आ जाएगा जिसमें यू हैव टू गिव द फैक्ट्स इन शॉर्ट, और फिर आपका ये जो लॉ आपने बताया है अभी, ये किस तरीके से आपके गिवन सर्कमस्टांसेस में अप्लाई हो रहा है ये आप बताएं। ठीक है? सो दिस शुड बी योर अप्रोच। पहले आप एक बॉक्स बनाकर उसमें एक सिनॉप्सिस बता दीजिए, उसके बाद एक एक करके उनको आप डिटेल में एक्सप्रेस करना स्टार्ट करिए। ठीक है? ये अप्रोच आप अपने आंसर में रखिएगा। ओके?